वेलकम बैक। मैं हूं स्वरजीत रोशन, आपके सामने केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके आ चुका हूं, केमिकल बॉन्डिंग। क्लास 9 और 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड में हो, कॉम्प्रिहेंसिवली ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको पूरे कंटेंट के साथ साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो लैंग्वेज की कोई टेंशन नहीं होगी। मैं नोट्स में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ। एक बार चैप्टर को समझ लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं कि केमिस्ट्री जो होता है बहुत सारे मैटर का ही स्टडी होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होता है केमिस्ट्री में वो होता है केमिकल बॉन्डिंग का। यानी ये एक प्रकार का फोर्स जो है जो क्या करता है, एटम को एक दूसरों को जोड़ के रखने का काम करता है ना। अगर आप बॉन्डिंग का कंसेप्ट को नहीं देखते हैं या अगर एटम बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो एलिमेंट जो है वो एक स्टेबल फॉर्म में आपको नजर नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपने घर में जब रहते होंगे तो घर में जो फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, सारे बच्चों को एक स्टेबिलिटी में रखते हैं, एक डिसिप्लिन में रखते हैं। तो डिसिप्लिन क्या है, वो डिसिप्लिन ही है उस पूरे फैमिली के बॉन्ड को प्रिजर्व करके रखने का तरीका। तो उसी तरीके से अगर एटम को मिलाना हो और अगर एक स्टेबल कंपाउंड बनाना हो तो वहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। अब ये बॉन्ड होता क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, बट ये होता क्या है, कैसे कैसे होता है, कितने तरीके से बॉन्ड बनता है, ये पूरा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बढ़िया लाइन आपके लिए मैं लाया हूं कि एटम अकेला है तो बेचैन रहता है। एटम अकेला है तो बेचैन रहता है, बॉन्ड बने तो ही चैन रहता है। केमिस्ट्री का असली फन यही है यार, बॉन्डिंग से ही चलता है ये संसार, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपके लिए लाया था। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे कि आखिर ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, यानी एटम मिलते हैं जुड़ते हैं, इसका कारण क्या है, व्हाट आर द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला कारण है कि एटम कंबाइन होता है बिकॉज एवरी एटम ट्राई टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। हर एक एटम जो होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना चाहता है, सॉरी अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। जैसे जैसे मान लो नोबेल गैसेस करते हैं, नोबेल गैसेस का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप देखोगे वहां पे कि उनके बाहर के इलेक्ट्रॉन में जो सेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं। और देखो अगर आपको हर कुछ मिलता रहेगा तो आप स्टेबल रहेंगे, लेकिन आपको किसी चीज की कमी होने लगेगी तो आपके अंदर एक अनस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलने लगता है। Most atom stability means having 8 electron in the outermost shell, यानी उसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिसके बाहर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम रह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं ड्यूलेट रूल। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं ये ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी बाहर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही ये स्टेबल हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। जैसे ये देखो है इनर्ट गैस, है ना, इनर्ट गैस 18 ग्रुप में आता है। मैंने पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल में ये बात आपको बताया था। तो इनर्ट गैस कौन कौन था, हलीना का रब से फरियाद, है ना, नहीं है ना, अगर कर जीरो रन, यानी है से हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। तो हीलियम की एटॉमिक नंबर 2, नियॉन की 10, आर्गन की 18, क्रिप्टन की 36, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 और रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है वो 86। और आपको पता है कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके हर एक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड कैसे होता है, उसका एक रूल होता है ना। रूल क्या होता है कि हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए एक मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, 2 इंटू एन स्क्वायर। यानी अगर एन का वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहले सेल के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पता चल जाएगा।
इनका वैल्यू 2 पुट करोगे तो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात आप आसानी से जान सकते हो। क्लियर है? और वो कौन कौन से सेल होते हैं, पहला सेल को के, उसके बाद उसके बाहर के सेल को एल, उसके बाहर के सेल को एम, एन, ओ, पी, और ऐसे करके आगे आप बढ़ सकते हो। अब देखो सबके बाहरी सेल में जरा ध्यान से आप एक बार देखना, है ना, हीलियम का जो के सेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, नियन के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्रिप्टन के से एम सेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, सबके बाहर में देखो, है ना। तो हमने क्या बताया था कि हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो होता है इसके बाहर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बाकी जो होते हैं लास्ट में, लास्ट के सेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो देखो बाकी के सब में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, है। तो यही इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो इनका होता है ये, इसीलिए ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो समझ आ गया बात। अब आते हैं हम लोग कि क्या होता है रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड। तो जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that hold two or more atom together in a molecule or compound। यानी रासायनिक बंध वह आकर्षण बल है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को अणु या यौगिक में जोड़कर रखता है। यानी केमिकल बॉन्ड जो होता है एक प्रकार का फोर्स है, और ये फोर्स जो है वो दो एटम को एक साथ जोड़ देता है और उसको जोड़े हुए रखता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका जो आपके घर का डिसिप्लिन है वो हर बच्चे को एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में मदद करता है, उसी तरीके से यहाँ हर एक एटम के साथ एक ऐसा फोर्स के साथ दो एटम जुड़े होते हैं जो उनको स्टेबल बने रहने में क्या करता है, मदद करता है, और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एटम या किसी भी कंपाउंड को स्टेबल बने रहने के लिए क्या मेथड है, किस प्रकार से हम उसको स्टेबिलिटी में बनाएंगे, तो इसके लिए जनरली 3-4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके यानी आयोनिक बॉन्ड के तहत उसे बनाते हैं। अभी आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं उसे। ये 3 प्रकार से बॉन्ड बनता है। पहला मैंने क्या बताया, आयोनिक बॉन्ड, दूसरा मैंने बताया कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा मैंने बताया आयोनिक बॉन्ड। 3 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं और कोई एटम जो है इन्हीं 3 प्रकार के बॉन्ड से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब एक-एक अलग-अलग बॉन्ड को देखेंगे, बस मजा आने वाला है। ठीक है, जो जो शेयर नहीं किए हैं जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिए ताकि हर एक को इसका लाभ मिलना चाहिए। इतना डिटेल में यूट्यूब में आज तक कोई नहीं कराता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम कराते हैं, मैं पूरा का पूरा करा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ यहीं पे पूरा का पूरा मिल जाए। आपको चाहे नोट्स हो, पूरा सिलेबस हो, पूरा कंटेंट हो और पूरा एक्सप्लेनेशन हो, सब कुछ यहीं पे आपको मिलने वाला है। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, बट उससे पहले एक बहुत प्यारा सा लाइन मैंने आपके लिए लिख के लाया हूं कि दिल भी तभी सुकून पाता है, दिल भी तभी सुकून पाता है जब दोस्त पूरा साथ निभाता है। एटम भी तभी स्टेबल कहलाता है जब आउटर सेल 8 को, मतलब बाहर के सेल में 8 जब तक ना आ जाए ना तब तक वो जो है ना एटम जो है वो स्टेबल नहीं होता। पर कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो बाहर में 2 होने से भी स्टेबल हो जाते हैं, बट मैक्सिमम जो एटम होते हैं उनके बाहर में 8 जब तक नहीं आएगा ना तब तक वो नहीं होता है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके लिए लाया है कि दिल भी तभी सुकून पाता है जब दोस्त पूरा साथ निभाता है, एटम भी तभी स्टेबल होता है जब आउटर सेल 8 को अपनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहला मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को शॉर्ट में हम लोग आयोनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर रिजल्टिंग इन positively charged cation and negatively charged anion which are held together by electrostatic force। यानी ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे, देखो
दो अलग अलग एलिमेंट होंगे या दो एटम होगा, ठीक है। एक जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा जिसे हम लोग केटायन कहेंगे, और एक नेगेटिवली चार्ज होगा जिसे हम लोग एनायन कहेंगे। और ये दोनों जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को तो बॉन्ड बोलते हैं ना। बॉन्ड क्या था, एक फोर्स था जो दोनों आयन को क्या करने का काम कर रहा था, जोड़ के रखने का काम कर रहा था। तो अगर इस तरीके से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दो आयन जुड़ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है इसे हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोई पॉजिटिव चार्ज बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो एक एलिमेंट मैंने ले लिया आपके सामने सोडियम, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम जो है वो सोडियम का आयन कब बनाएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, डोनेट कर लेगा, तब सोडियम सोडियम आयन बन जाता है। ये है उसी प्रकार से क्लोरीन जो है वो क्या करता है, क्लोरीन जो है क्लोरीन क्या करता है कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद क्या, या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। ये देख रहे हो, ये है क्लोराइड आयन। अब ये जो क्लोराइड और जो सोडियम है ये दोनों बन गए आयन, और एक के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो फोर्स है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं। अभी एक एक करके सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। इतना आसानी से मैं इसको पूरे एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ सर पूरा का पूरा क्लियर हो गया। बट हम लोग वन बाय वन चलेंगे तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। जैसे अब अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होता है कि द केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम of an element to an atom of another element are called ionic or electrovalent compound। अब एक होता है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी वो टर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एलिमेंट ईदर लॉसेस और ईदर गेन टू फॉर्म अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी जो ये बॉन्ड बना ना, दो केटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बना वो कैसे बना, या तो कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया या कोई दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। जैसे यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तभी तो ये दोनों क्या बन गए, आयन बन गए। और ये आयन जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो सोडियम आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, एक होती है। क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, एक होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसी में एक और लाइन है कि किसी ने दिल से अपना इलेक्ट्रॉन दान किया, दूसरे ने खुशी से उसे सम्मान दिया। किसी ने दिल से अपना इलेक्ट्रॉन दान किया, दूसरे ने खुशी से उसे सम्मान दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव जब हो जाए तैयार, बन गया आयोनिक बॉन्ड और बना केमिस्ट्री का सुपरस्टार, है ना। यानी देखो किसी ने इलेक्ट्रॉन, जब तक देखो इस दुनिया में कुछ लोग दान करने वाले होते हैं तो कुछ लोग उस दान को खुशी से स्वीकार करते हैं। यानी दोनों की प्रवृत्ति को देखो, एक की अलग पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों मिल रहे हैं। और जब दोनों मिल गए ना इस तरीके से, तो उसी से जो बॉन्ड बना उसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसे, आयोनिक बॉन्ड। और ये स्टेबल बॉन्ड माना जाता है, बहुत स्टेबल होता है, जल्दी टूटता नहीं है। समझ में आया कि नहीं। जैसे एक बहुत अमीर आदमी जो है बट बहुत पोलाइट है, बहुत पॉजिटिव है, और जब डोनेट करता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो जिसको देता है वो, और उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना वो आयोनिक बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्लियर है। अब आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, कब आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहला बात, अगर सब कुछ अगर मुझे छोड़ के बोलो तो एक लाइन में आपको समझा सकता हूं, और वो क्या समझा सकता हूं कि जो एटम होना चाहिए, एक जो है वो पॉजिटिव मतलब एक मेटल होना चाहिए, और दूसरा जो है वो नॉन मेटल होना चाहिए, तभी जाके ये बॉन्ड बनेगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों? तो अगर मैं चाहूंगा तो इसे केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड भाषा में भी समझा सकता हूं, और दूसरा मैं चाहूं तो इसे बहुत आसान भाषा में भी समझा सकता हूं। यानी दो, अब देखो, दो आयन ही जो होंगे वो क्या बनाएंगे? आयन क्या होता है कि जब कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है या कोई एक्सेप्ट करता है तो एक आयन बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी सोडियम के बारे में और क्लोरीन के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, और अलग अलग सल्फेट जो होते हैं आयन बनाते हैं, कार्बोनेट भी आयन बनाते हैं, है ना। तो ये सब तो अलग अलग एग्जाम्पल उसके है ही। तो अब आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो बेसिकली तीन कंडीशन अगर आप फॉलो करते हो तो आपको काम बन। पहला, वन एटम शुड बी मेटल, एक एटम जो है वो क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एटम क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। अब अगर नॉन मेटल क्यों? क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, है ना। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो दूसरा लेने वाला भी तो चाहिए ना। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये काबिलियत किसके अंदर होता है? मेटल के अंदर होता है। और एक्सेप्ट करने की काबिलियत किसके अंदर है? तो नॉन मेटल के पास होता है। इसीलिए जब तक इलेक्ट्रॉन जो है एक डोनेट और एक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो आयन नहीं बनेंगे, और जब तक आयन नहीं बनेंगे तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा कम से कम। ठीक है, तो यानी एक तो आपको मेटल लेना पड़ेगा और दूसरा जो है वो नॉन मेटल लेना पड़ेगा। दूसरा, अब जरूरी नहीं है कि एक मेटल एक नॉन मेटल लोगे तो वो जो है वो क्या बना लेगा? बॉन्ड बना ही लेगा। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन होना चाहिए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब बोलोगे क्यों सर, क्यों होना चाहिए? इसका कारण है कि अगर एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, एक में कम एक में ज्यादा है। तो जिसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो एक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को फट से डोनेट कर देगा, क्योंकि उसका बाहर बहुत दूर में क्या होगा? बहुत कम होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बहुत हाई होगा। जैसे नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। तो जिस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी वो फटाक से किसी को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, करने का नहीं। हाँ, तो उससे आयन तुरंत बनते हैं, और आयन बनते हैं तो बिना किसी भेदभाव के बनते हैं और आसानी से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। और दूसरा, जिनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल नहीं होता है, तो स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कैसी होनी चाहिए? हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलते हैं कि बाहर में किसी इलेक्ट्रॉन को जब डालना होगा तो उसमें कम ही एनर्जी लगा और वो अंदर में चला जाए, उसी को तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते थे। कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी सेल में डालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़े वही क्या कहलाता था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? बहुत क्या होनी चाहिए? ज्यादा होगी या कम? डिफरेंस ज्यादा का होना चाहिए, तभी तो एक में बहुत आसानी से हम डाल सकते हैं और एक में डाल ही नहीं सकते, तो फिर वो निकाल देगा उसको। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो ये कंडीशंस अगर अप्लाई करोगे तो जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इसलिए देखोगे कि जरूरी नहीं है कि आप एक मेटल और एक नॉन मेटल लोगे तो आयोनिक बॉन्ड बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से सारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो आयोनिक बॉन्ड नहीं भी बनेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो? बहुत कम होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया जो मैंने समझाया, वो आंसर उसी से आपको मिलेगा कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या हुआ? क्योंकि उनके बीच में बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई डिफरेंस होता है, यानी एक बहुत जल्दी से डोनेट कर लेता है और दूसरा बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, यानी सेल्फ होता है एक तरीके से बोलो, है ना। जैसे एक बहुत गरीब आदमी एक बहुत अमीर आदमी, तो अमीर आदमी देखते ही उसको तो 10-10-20 रुपया दे देता है भले नहीं मांग रहा हो, है ना। और ये फटाक से ले भी लेता है। तो इसमें क्या होगा कि ना इसको बहुत एक्सपेक्टेशन था ना इसको एक्सपेक्टेशन था। तो ये इस प्रकार का डोनेशन और एक्सेप्टेंस बहुत आसानी से हो पाता है। उसी तरीके से अगर एक बहुत एलिमेंट ऐसा होगा
जो तुरंत डोनेट कर देगा, और दूसरा होगा वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना वो क्या होगा, बहुत स्टेबल होगा, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा फोर्स के क्या हुए हैं, बने हुए हैं। हाईली लैट उसके बाद क्या कहता है, हाई लैटिस एनर्जी मेक देयर क्रिस्टल स्टर, और दूसरा इसमें एनर्जी इतना हाई होता है कि हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल का मतलब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दे फॉर्म रिजिड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये बहुत क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी ठोस होते हैं एकदम, है ना, कट्टर होते हैं, कठोर होते हैं ये। क्लियर हुआ? तो ये रीजन है जिसकी वजह से जो कि हमें आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल देख लो, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और कैल्शियम क्लोराइड। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे बॉन्ड बनते कैसे हैं, ये कैसे बनते हैं, ये समझना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी होता है। तो जैसा अभी तक हमने क्या सिखाया कि बॉन्ड बनने के लिए एक को इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना पड़ेगा, दूसरे को इलेक्ट्रो नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। तो वो सारा कुछ आपको माइंड में रखना है, बेसिकली थोड़ा थोड़ा बात तब बनाते हैं। अब एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहला सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, तो ये है सबसे पहला आयोनिक बॉन्ड बनाने का तरीका, और वो है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो 8 1, यानी बाहर में एक है, एक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम बहुत इजीली डोनेट कर देता है बिना किसी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के। तो जैसे ही वो करता है, अब सोडियम क्या बन जाता है, सोडियम आयन बन जाता है Na+, और देखो इसके बाहर में अब क्या बन गया, ऑक्टेट हो गया, यानी ये 8 हो गया। और मैंने पहले ही बताया था कि हर एलिमेंट या तो 8 बनना चाहता है लास्ट में, ताकि वो क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और बाहर में जो 7 था अब एक 8 हो गया। अब ये भी देखो कंप्लीट हो, बट ये तो अब स्टेबल हो गया, बट इनमें जो चार्ज डेवलप हुआ उसके वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस जब सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इस प्रकार से कंपाउंड बनता है NaCl। ठीक है। अब इसे अगर और आसानी से समझना हो तो एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो ध्यान से जरा इसको देखना आप लोग, ठीक है। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, और क्लोरीन का कितना था, 7 था। तो सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो अब सोडियम क्या बन गया, Na+ बन गया, और क्लोरीन जो है Cl- बन गया। अब ये दोनों को जिस तरीके से मिला दो, बट हमें बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका था, और हमने NaCl ऐसे बना दिया, और ये क्या बन गया, आसानी से बन गया। यानी जब भी ऐसा बनाना हो तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लिख लो इसके डॉट के साथ, और जिसको जो डोनेट करेगा उधर से एरो बना के ऐसे उधर डोनेट करवा दो, और बाद में कंपाउंड बन गया। ये तो हो गया। दूसरा एक होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, यानी वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करते हैं वो वाला। चलो वो भी मैं बता देता हूँ। ये है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। क्या है ये, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसमें जरा आप ध्यान से देखो, इसको बहुत ध्यान से आप समझो, इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को तब समझ में आएगा। देखो कैसे ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड पहले एक एक करके समझिएगा, इसको एक बार में समझने की गलती मत करिए। ये है सोडियम। अब सोडियम में क्या होता है बता आपको, इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, 11 होता है इसका, क्या, जेड, एटॉमिक नंबर 11 होता है। यानी पहले सेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ये है इसका पहला सेल, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। दूसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे सेल में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो ये हुआ सोडियम, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से क्लोरीन को आप ध्यान से देखो, क्लोरीन के होते हैं टोटल 17, इसका जेड कितना होता है, 17 होता है। तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, और तीसरे सेल में 7 होता है। चलो समझ में आ गया होगा आपको। हाँ चलो, तो अब देखो, अब क्या हुआ कि जैसे ही सोडियम क्या करेगा, जो बाहरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर दिया। अब इससे क्या होगा, ध्यान समझना कि जो सोडियम के बाहर में देखो जो तीसरा सेल था,
जो तीसरा शेल था उसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी अब ये क्या बन गया, छोटा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा। बट इसमें देखो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये जो आयन बना और ये जो आयन बना दोनों मिल गया, दोनों मिल गया और मिल के अब क्या बना लिया, Na प्लस और Cl माइनस। ये इसको अपनी ओर खींचता है और ये अपनी ओर खींच के दोनों दूसरे में सट गया और बन गया NaCl। और चूंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन था तो कंबाइन होके उसके ऊपर कोई सर में चार्ज नहीं दिख रहा था। तो ये सिंपल तरीका होता है किसी चीज को दिखाने। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप जल्दी से बताइए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपका कमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, करना कुछ नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था और हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख देना था और फिर जो डोनेशन पे डोनेट करा देना था। क्लियर है बात? चलो सिंपल लिखा है। अगला होता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना और भी आसान है। तो आपको पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है, यानी 282 होता है। क्लोरीन का वही 17 होगा, है ना? बट ये बनाना थोड़ा सा दूसरा तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि आप मैग्नीशियम क्लोराइड जब बनाओगे तो आपको 2 क्लोरीन के एटम लेने पड़ेंगे, 2 क्लोरीन के एटम लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 क्या होते हैं, बाहर में 2 होते हैं, वो 2 डोनेट करेगा और एक क्लोरीन तो एक ही को ले सकेगा, इसीलिए 2 क्लोरीन का आपको जरूरत पड़ेगा। इसलिए देखो क्लोरीन के 2 एटम लिया और उसने क्या कर लिया, 2Cl माइनस बना लिया, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक क्लोरीन तो 2 को डोनेट कर लेगा और बना लेगा क्या, MgCl2। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका देखो ये है, एक देखो एक मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम के पता है बाहर में 2 होते हैं और क्लोरीन में 7 होता है, एक क्लोरीन में 7। अब मैग्नीशियम एक इस क्लोरीन को दे दिया और एक इस क्लोरीन को दे दिया, तो मैग्नीशियम चूंकि 2 दे दिया इसलिए इसके Mg2 प्लस और एक क्लोरीन जो है वो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन थे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये क्या बन गया, Mg और 2 क्लोरीन है तो Cl2। तो ऐसे कंपाउंड सिग्नली क्या होता है, बन जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे एक बार बताओ आप लोग, है ना? क्योंकि आप लोग सिर्फ शांति से मोबाइल ले लेते हो, बेड में लेट लेते हो और फटा सोते हो एकदम। अरे भाई पढ़ के जिंदा रहो शरीर को, है ना? बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ करना कुछ था क्या? नहीं। तो अब आपके दिमाग में आया होगा सर आपको चले पता लगा कि 2 क्लोरीन लेना है, क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है बाहर में वो तो डोनेट करेगा ही करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि क्लोरीन एक ही को लेने का क्षमता है। ऐसा थोड़ी है हम लोग जैसा लोग लालची कि जितना मिले सब ले लिए। अरे क्लोरीन है भाई, इज्जतदार आदमी है, ऐसा भिखारी है वो कि बस वो भाई बोलता ना इतना ही लेंगे, ज्यादा नहीं ना कम। तो बोला कि एक ले लेंगे तो एक ले लिया है, तो एक ले तो इसके बारे में 8 हो गया। बोलोगे सर अभी भी इसके पास एक है और ये अभी भी स्टेबल नहीं है, तो एक और इसको एक और क्लोरीन को बुला, एक भाई और दोस्त बुला इसको भी दे दिया। यानी देखो मैग्नीशियम जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो अब इसके पास मैग्नीशियम आयन बन गया और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्लोराइड आयन बन गया, लेकिन चूंकि 2 क्लोरीन है इसलिए इसमें 2 लिख दिया। अब ये यही कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड है। बट हम जनरली लिखते हैं तो इसे जनरली इसके सिंबल से लिखते हैं, मैग्नीशियम और 2 है तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन आप मैंने आपने पढ़ा होगा क्लास 8 या 9 में, तो वहां पे कैसे लिखते हैं मैंने आपको समझाया भी होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। क्लियर है? बट यहाँ इन दोनों को ऐसे, इसी को आप ऐसे ही लिख सकते हो, बट जब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा तो आपको ऐसे करके क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल। चलो अब क्या कर लो तुम लोग एक तरीके से, अब एक काम कर लो कि इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी देख लो, सेम तरीके से बनेगा जैसे बताया था। ये है इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसमें आपको क्या करना है कि देखो ये है मैग्नीशियम, इसके बाहर में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर है और एक इधर है। एक क्लोरीन में देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया और एक इधर दे दिया। देखो देखो जब भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसका एटॉमिक नंबर उतना ही रहता है, इसलिए वो आयन बन जाता है। अब देख लो जैसे ऐसे किए तो ये देखो क्लोरीन जो था अभी दोनों, तो ये देखो 2 प्लस हो गया, अभी दोनों क्या मिलेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये है एक ये वाला देखो और एक ये वाला देख लो। ठीक है, ये आपका क्या है, ये मैग्नीशियम वाला है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो मैग्नीशियम इधर आप फोर्स लगाएगा और एक क्लोरीन के जो दोनों को जो एक एक दिया है, ये क्लोरीन भी इधर अपना फोर्स लगा रहा है और ये तीनों मिलकर एक सिंपल कंपाउंड बना लिया और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। यानी सिंपल तरीके से यहाँ ये कहना जा रहा है कि मैग्नीशियम जो है ये
मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड इनको मिला दोगे तो ये क्या बन गया, MgCl2। ये सिंपल ये बनने का बात हम लोग कर रहे थे। ये पूरा का पूरा जो दिखा हुआ है सो बस आपको उसका ये करना। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है, सेम है वही तरीके से। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2882 बनता है। यानी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को यानी ये दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैल्शियम कैल्शियम आयन बन जाएगा। उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है उसका कितना होता है, 8 होता है। तो 2 और 6 हुआ, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ही चाहिए, तो यानी O2 यानी ऑक्साइड बन जाता है। ये क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, OXID, ये ऑक्साइड बन गया। अब दोनों मिला तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। देखो इसे पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अब इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो या डॉट स्ट्रक्चर की बात करो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखो। एक कैल्शियम लिया, इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया तो कैल्शियम कैल्शियम आयन बन गया, और ऑक्सीजन 2 को लेके देखो ये ऑक्साइड बन गया। और ये दोनों मिलके क्या बन गया, इसे आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ये तो इसका ये हो गया। एक और अगर चाहते हो इसका सेम तरीके से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप चाहते हो कि क्या है, तो लो ये इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। ये ना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख लो, ये देख लो, ये आपका क्या है, ये कैल्शियम है। देखो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है ऑक्सीजन। देखो ये कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक को मतलब ऑर्बिटल में से दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो अब ध्यान से देख रहे होगे, इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। तो अब देखो क्या हुआ कि ये जो कैल्शियम था, अब ये देखो ये ऐसा बन गया कैल्शियम, और ये जो ऑक्सीजन था अब ऐसा बन गया। क्यों, क्योंकि ये 2 डोनेट किया तो इसलिए 2 प्लस हो गया, और ये 2 लिया तो जैसे ही डोनेट करता है इसका एक सेल गायब हो गया बाहर का। अब देखो ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा, इस फोर्स को कहते हैं हम लोग कूलाम्ब फोर्स, है ना। हाँ, और दोनों का मिला के क्या बना दिया, कैल्शियम और ऑक्सीजन का आयन बन गया। तो क्या बन गया, इसी तरह इसका एक अगर फॉर्मूला लिखने के लिए मुझे क्या बोलेंगे, कैल्शियम जो है प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ये इसका केमिकल इक्वेशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, जी बिल्कुल। अब जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, आइए उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं हम लोग, तो ये जो क्रिस्टलाइन होते हैं, मैंने पहले बताया था, तो ये बहुत हार्ड होता है और क्रिस्टल होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अब कोई चीज बहुत हार्ड होगा, सॉलिड होगा, तो जल्दी वो मेल्ट होगा क्या, जल्दी वो बॉइल होगा क्या, बोलोगे नहीं सर, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, हाई होगा। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट, यानी अगर ये पिघला हुआ अवस्था में होगा, इसको पिघलाया जाएगा तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, समझ में आया। और ये वाटर में सोल्यूबल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये चीज अगर आप याद रखोगे तो एक नंबर तो आपको हर एक एग्जाम में पक्का मिल जाए। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। अगर किसी को डाउट है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं भी देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी डालिए, किसी को दिक्कत है तो। नहीं, चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अगले क्लास में मैं कराने वाला हूँ कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, पूरे डिटेल में मैं कराऊंगा। जैसा आपने देखा हर प्रकार का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सब कुछ मैं करा रहा हूँ, बट आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। फटाफट शेयर करो दोस्तों के साथ ताकि हर लोगों को इसका लाभ मिल पाए। रिवाइज करते रहिए, हर एक चैप्टर को रिवाइज करिए, बढ़िया से करिए। कोई भी डाउट है तो बोलिए, कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग तो मैं बना ही रहा हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और चैनल को देखते रहिए। बार बार आकर चैनल में वीडियो को देखने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।